हाय स्टूडेंट, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 6 की जो एसएसटी की जो बुक है उसका हम 11वां जो चैप्टर है उसको हम कवर करेंगे। और 11वां जो चैप्टर है उसका नाम है सहकारिता एवं उपभोक्ता सशक्तिकरण। यानी कि इसके अंदर हम सहकारिता के बारे में पढ़ेंगे और जो उपभोक्ता को सुदृढ़ करने के लिए या हम कह सकते हैं सशक्तिकरण के लिए जो आयाम है राजस्थान सरकार के या गवर्नमेंट के, उसको हम डिटेल से पढ़ने वाले। तो स्टूडेंट जुड़े रहेगा और टेक स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सहकारिता एवं उपभोक्ता सशक्तिकरण के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे सहकारिता का अर्थ क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस यानी कि महत्वता क्या होती है। क्या होता है सहकारिता, देखिएगा साधारण शब्दों में संगठित रूप में व्यक्ति आपसी सहयोग के साथ जो कार्य करता है उसी को हम कह सकते हैं सहकारिता। यानी कि साधारण बात से हम देखें इस सहकारिता का अर्थ है कि कोई भी व्यक्तियों का ऐसा कोई समूह है जो आपसी सहयोग के आधार पर, यानी कि आपसी सहयोग के आधार पर साथ में मिल बैठ के जो काम करते हैं उसी को हम कह सकते सहकारिता। यदि लोग आपस में संगठित होकर किसी कार्य को करते हैं तो बड़े और मुश्किल काम भी बिल्कुल संभव और आसानी से हो जाते हैं। देखिएगा दोस्तों, सहकारिता का शाब्दिक अर्थ एक साधारण अर्थ में देखें तो सभी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो समूह रूप में आपसी सहयोग के रूप में किसी कार्य को अंजाम देते हैं तो उसको हम सहकारिता कहते हैं। और ऐसे कार्य है जो मुश्किल से मुश्किल और सरल से सरल भी काम भी बिल्कुल आसानी से काम हो जाता है। ठीक है, और इस सहकारिता की ये प्रमुख विशेषता है। ठीक है, अब देखते हैं सहकारिता के मूल तत्व। सबसे इम्पोर्टेंट बात है सहकारिता के मूल तत्व क्या क्या होते हैं। देखिए पहला है सहकारिता में सदस्यता स्वैच्छिक होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सहकारिता है उसमें जो सदस्यों की जो सदस्यों की जो संख्या होती है वो स्वैच्छिक होती है। इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि इसका संचालन प्रबंधन सभी सदस्यों की सहमति से होता है। यानी कि अगर हम सहकारिता की बात करें, उसकी मैनेजमेंट की बात करें या उसके जो उसके संचालन की अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें जो सहकारिता के जो सभी सदस्य होते हैं उनकी सहमति होना अति आवश्यक होता है। सहमति के आधार पर ही कोई भी काम, यानी कि सहकारिता से रिलेटेड जो काम है वो बिल्कुल आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि सहकारिता को चलाने के लिए या उसका प्रबंधन करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए सहकारिता के सभी सदस्यों की सहमति होना अति आवश्यक होती है। ठीक है, तीसरा इसका मूल तत्व है सभी सदस्यों को एक जैसे अधिकार और अवसर प्राप्त होते हैं। यानी कि सहकारिता के अंदर जो सभी जो सदस्य उसके जो कैंडिडेट होते हैं उन सभी कैंडिडेट्स के जो अधिकार और अवसर उसको प्राप्त मिलने, यानी कि उसको प्राप्त होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, चौथा इसकी बात मैं आपको तत्वों की बात बताऊं, मूल तत्वों की। इसमें आर्थिक उद्देश्य के साथ साथ नैतिक और सामाजिक उद्देश्य को भी शामिल किया गया है। यानी कि इस सहकारिता के मूल तत्वों में कहा गया है कि वैसे तो आर्थिक उद्देश्यों को अंजाम तो दिया ही जाता है दोस्तों, लेकिन इस आर्थिक उद्देश्यों के साथ साथ व्यक्ति के नैतिक जो उद्देश्य होते हैं उनको भी पूरा किया जाता है और जो सामाजिक जो उद्देश्य होते हैं उनको भी पूरा किया जाता है। तो इसके मूलभूत तत्वों की अगर चर्चा करें तो सहकारिता के 4 मूलभूत तत्व हैं। एक सदस्यता स्वैच्छिकता होती है, इसका संचालन और उसका जो प्रबंधन होता है वो सदस्यों की सहमति से होता है। सभी सदस्यों एक जैसे अधिकार और अवसर प्राप्त होते हैं। साथ ही हम कह सकते हैं कि उद्देश्य के साथ साथ, यानी कि आर्थिक उद्देश्यों के साथ साथ इसमें नैतिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य को भी शामिल किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हमने बात की है कि सहकारिता के मूल जो तत्व होते हैं उनकी हमने बात की है। एक विशेष बात अगर करें कि हम कह सकते हैं कि जो सहकारिता का मूल तंत्र होता है या मूल मंत्र या उसका जो नारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको याद रखिएगा कि सहकारिता का जो नारा होता है, मूल तंत्र है, ये क्या कहता है कि एक सबके लिए और सब एक के लिए। यानी कि एक व्यक्ति वो सबके लिए है और सभी व्यक्ति किसके लिए, एक के लिए। तो ऐसे ही इसका मूल मंत्र है दोस्तों किसकी, सहकारिता का। यानी कि हम सब एक सबके लिए और सब एक के लिए। ठीक है, सबके हित में ही हमारा भी हित है दोस्तों। कहने का मतलब है सबका हित होगा तो हमारा हित होगा। तो ये सहकारिता की मूल मंत्र है दोस्तों, इसका नारा है सहकारिता के। तो दोस्तों हमने जो अब तक हमने बात की है सहकारिता के 4 मूलभूत जो तत्व उनके बारे में बात की और सहकारिता के जो
मूल मंत्र है, यानी कि सब एक सब के लिए और सब एक के लिए, इसकी हमने बात की। साथ ही जो सहकारिता का अर्थ और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हमने बात की है दोस्तों। तो दोस्तों आप जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। इसके साथ ही हम बात करें सहकारी समिति का गठन की हम चर्चा करेंगे। सहकारी समिति का जो गठन होता है वो क्या किस प्रकार होता है, इसमें कितने कितने व्यक्तियों को मिलाकर इसका गठन किया जाता है उसकी हम जांच करते हैं। देखिएगा, प्राथमिक सहकारी समिति का गठन होता है, कम से कम 15 व्यक्ति मिलकर सहकारी समिति का गठन करते हैं। इनकी कम से कम सहकारी समिति जो होती है उसमें प्राथमिक सहकारी समिति के अंदर कम से कम 15 जो व्यक्ति होते हैं दोस्तों, 15 व्यक्तियों को मिलाकर एक सहकारी समिति का गठन किया जा सकता है। इस सहकारी समिति का जो पंजीकरण होता है, इससे सहकारिता का पंजीकरण दोस्तों एक सहकारिता विभाग होता है। इस सहकारिता विभाग के द्वारा सहकारी समिति का पंजीकरण किया जाता है और कम से कम इसके अंदर जो 15 कैंडिडेट होने बहुत ज़रूरी है। तो इसका सहकारिता की जो गठन की बात हमने कर ली है। कम से कम गठन का मतलब क्या हुआ कि जो सहकारी जो समिति है उसका पंजीकरण तो सहकारिता विभाग के द्वारा किया जाता है और इसमें कम से कम 15 कैंडिडेट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सहकारी समिति के गठन की बात हो गई। अब देखिएगा, सहकारी समिति निम्न प्रकार की होती है, यानी कि सहकारी जो समितियां होती है वो निम्न प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी होती है? एक कृषि सहकारी समिति हो सकती है, दुग्ध सहकारी समिति हो सकती है, उपभोक्ता सहकारी समिति हो सकती है, साथ ही गृह निर्माण सहकारी समिति होती है, सहकारी साख और बचत समिति हो सकती है, क्रय विक्रय सहकारी समिति होती है। कम से कम हम 6 प्रकार की सहकारी समितियों के बारे में चर्चा कर लिए। तो ये सहकारी समितियों के निम्न प्रकार हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए इस सहकारी समिति के जो के अलावा मैंने आपको बताया था कि दूसरा जो इसका टॉपिक था वो कौन सा था। तो इसका दूसरा जो टॉपिक था दोस्तों, जो उपभोक्ता सशक्तिकरण। देखिए उपभोक्ता सशक्तिकरण क्या होता है? उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाया था 1986 के अंदर, यानी कि उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 के अंदर बना था दोस्तों। जब कोई व्यक्ति अपने उपयोग के लिए कोई वस्तु अथवा सेवा खरीदता है तो उसको हम कह सकते हैं उपभोक्ता कहा जाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, साथ ही हम कह सकते हैं अपने उपयोग के लिए कोई भी वस्तु या कोई भी सेवा खरीदता उसको उपभोक्ता हम कह सकते हैं। तो उपभोक्ता सशक्तिकरण का ये टॉपिक रहा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 यानी कि 1986 के अंदर बना था। अब देखिएगा, खरीदारी के समय रखी जाने वाली कुछ सावधानियां हैं दोस्तों। उपभोक्ता के द्वारा जो कोई भी वस्तु खरीदता है तो उस खरीदते वक्त उसको कौन कौन सी सावधानियां उसको रखनी चाहिए, उन सावधानियों की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, पहली जो सावधानी है दोस्तों वो कौन सी हो सकती है? देखिए दोस्तों, खरीदे हुए माल या वांछित सेवा के भुगतान का बिल अथवा रसीद या गारंटी वारंटी कार्ड अवश्य लेना चाहिए दोस्तों। अगर आप कोई वस्तु खरीद रहे हो दोस्तों किसी दुकानदार से, तो उस दुकानदार से आप वस्तु खरीदने के साथ साथ यानी माल या वांछित सेवा के भुगतान के साथ साथ दोस्तों आप उस माल का जो बिल होता है या हम कह सकते हैं जो रिसिप्ट होती है, रसीद होती है, वो आप लीजिएगा। और साथ ही जो गारंटी है वारंटी जो कार्ड होता है वो भी उसे आप लीजिएगा। ठीक है। और साथ ही जो शिकायत दर्ज कराते समय यह रसीद व कार्ड प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। जब आपके साथ इस माल खरीदते समय अगर आपके साथ कुछ धोखा होता है तो दोस्तों आप उपभोक्ता जो एक मंच होता है वहाँ पर आप जो शिकायत अगर आप दर्ज करवाते हो तो शिकायत दर्ज के कराते वक्त दोस्तों ये जो रिसिप्ट होती है यानी कि जो रसीद जो कार्ड होता है वो आवश्यक होता है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आप खरीदारी करते हो तो हम जो पहली जो सावधानी है उस सावधानी के अंदर आप कोई भी माल खरीदे उसकी रसीद या हम कैसे गारंटी कार्ड वगैरह आप अवश्य लीजिएगा। दूसरी सावधानी की अगर बात करें तो सामान पर उसका नाम होना चाहिए, मात्रा कितनी है, बेस नंबर होना चाहिए, उत्पादन और अवधि जो समाप्ति की जो तिथि होती है दोस्तों वो उसको देखनी चाहिए, कीमत उसका देखना चाहिए यानी कीमत कर सहित या रहित तथा निर्माता का पूरा नाम, उसका पता और अच्छी तरह जांच कर उसको खरीद रहे हैं। अगर आप कोई भी वस्तु खरीद रहे दोस्तों तो खरीदते समय दोस्तों ये आप जान लीजिएगा कि जो उसका सामान का क्या नाम है और उसकी कितनी मात्रा है, बेच नंबर कौन सा है, उत्पादन और अवधि समाप्ति की तिथि कितनी है, कीमत कीमत कर सहित या रहित तथा निर्माता का पूरा नाम होना चाहिए, साथ ही पता अच्छी तरह से जांच करके उसको खरीदिएगा। ठीक है। तो ये दूसरी सावधानी। तीसरी सावधानी अगर देखें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक
मानक चिन्ह होता है। मानक चिन्ह आपको पता है कि खरीदारी के समय समय आप सबसे ज़्यादा आप इस मानक चिन्ह को ही देखते हो दोस्तों। और उस मानक चिन्ह का मतलब होता है कि ये मानक चिन्ह होता है वो गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है, यानी कि वस्तु की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये मानक चिन्ह देख लीजिएगा। हम कह सकते हैं मानक चिन्ह ISI एक ये मानक चिन्ह होता है, एक होता है एग मार्क होता है, एक FPO मानक मार्क होता है दोस्तों। इन तीनों मार्कों को आप देख लीजिएगा। ISI मार्क है, एग मार्क है और एक FPO मार्क है। उनको आप देखकर किसी भी वस्तु को आप खरीद सकते हो, क्योंकि ये वस्तु की गुणवत्ता यानी शुद्ध गुणवत्ता को प्रमाणित करता है दोस्तों। इसके साथ तो चौथी सावधानी दोस्तों, सावधानी रखनी चाहिए कि नापने अथवा तोलने के लिए प्रमाणीकृत जो बाट होते हैं यानी माप का जो उपयोग किया जाता है उसको भी आप बिल्कुल जांच पड़ताल कीजिएगा। अगर आप वस्तु खरीद रहे हो और जो उस वस्तु का माप तोल किया जा रहा है, तो जो जो बाट होते हैं तोलने के मापने के, तो उसको वो प्रमाणीकृत होने चाहिए, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। पांचवी जो सावधानी है, वस्तु की पैकिंग, यानी कि जो वस्तु की जो पैकिंग होती है उस वस्तु की पैकिंग का वजन वस्तु के वजन के शामिल नहीं होना चाहिए। आप जो वस्तु खरीद रहे हो दोस्तों, अगर कोई पैकिंग है दोस्तों, तो उस पैकिंग के अंदर कोई भी वस्तु है तो उस वस्तु का ही वजन होना चाहिए, जो पैकिंग है उस पैकिंग का वजन नहीं होना चाहिए। तो ये याद रखिएगा। कहने का मतलब है वस्तु की पैकिंग का वजन वस्तु के वजन में शामिल नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये इसके में कम से कम 5 सावधानियों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब दोस्तों उपभोक्ता शिकायत कहाँ करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई धोखा हुआ है, किसी दुकानदार के द्वारा धोखा किया जा रहा है, तो आप अगर अगर आपके पास उस जो भुगतान किए गए जो बिल वगैरह है, रसीद वगैरह है, गारंटी कार्ड वगैरह है या शिकायत, ये सब कुछ आपके पास है, व्यक्ति का नाम, बेच नंबर, उत्पादन और अवधि है, कीमती जो निर्माता का पूरा नाम वगैरह, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है, तो आप इसके बाद में अगर आपसे कोई चीज़ से आपसे धोखा होता है, तो दोस्तों आपके लिए यानी उस व्यक्ति इस व्यक्ति पर शिकायत करने के लिए एक उपभोक्ता शिकायत एक मंच होता है दोस्तों। उस मंच में आप जाकर शिकायत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो एक्ट बनाया गया था 1986 में बनाया गया था। इस एक्ट के अनुसार अगर आपसे 20 लाख तक का अगर आपसे धोखा होता है दोस्तों, तो आप जिला उपभोक्ता मंच में जाकर आप शिकायत करवा सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ ही 20 लाख से लेकर 1 करोड़ का आपसे धोखा होता है तो राज्य उपभोक्ता आयोग है, वहाँ पे आप शिकायत करवा सकते हो। लेकिन 1 करोड़ से अधिक का आपके साथ घपला हुआ है तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के अंदर शिकायत आप दर्ज करवा सकते हो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि उपभोक्ता शिकायत जो मंच होते हैं वो 3 होते हैं: जिला उपभोक्ता मंच, राज्य उपभोक्ता आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग। जिला उपभोक्ता मंच के अंदर 20 लाख तक की शिकायत करवा सकते हो और 20 लाख से 1 करोड़ तक की आप राज्य उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर सकते हो। और 1 करोड़ से कितना भी हो सकता है, अधिक हो सकता है, उसके अंदर आपको राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के अंदर आप सब उस व्यक्ति के प्रति शिकायत दर्ज करवा सकते हो। इसको हम कह सकते हैं उपभोक्ता शिकायत मंच कह सकते हैं, जो आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। ठीक है, ये कानून बनाया गया था। ओके, इसके साथ ही हम देखते हैं दोस्तों, नोट देख लेते हैं कि इस राशि की सीमा में समय समय पर परिवर्तन हो सकते हैं दोस्तों। जो आपके पास जो 20 लाख है, 20 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से अधिक है, ये समय के अकॉर्डिंग इसमें परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन मंच है उस जिला उपभोक्ता मंच, राज्य आयोग उपभोक्ता आयोग और एक राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग। तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए, उपभोक्ता प्रत्येक स्तर 30 दिन की अवधि में न्याय के लिए ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकते हैं। यानी कि आपको 30 दिन, अगर आप शिकायत कर दर्ज करवा रहे हो तो आपको 30 दिन के अंदर आपको न्याय मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका पता होना चाहिए। देखिए, जो उपभोक्ता सादे कागज पर 4 या 5 प्रतियों में शिकायत लिखकर डाक से किसी प्रतिनिधि द्वारा स्वयं उपभोक्ता न्यायालय में प्रस्तुत होकर शिकायत दर्ज कर सकता है। इसका जो आपके पास चार्ज है वो 100 रुपये लगता है दोस्तों। तो ये तो हमने बात कर ली है। ये तो आज का हमारा जो टॉपिक होता है, यानी कि चैप्टर होता है आपका सहकारिता एवं उपभोक्ता सशक्तिकरण, जो आपका 11वां चैप्टर है। फिर हम कल अगले चैप्टर से हम आपसे साथ चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल्स को आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।